हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने खबरों में विशेष लेके आया हूं वित्त आयोग। देखेंगे हम यहाँ पर वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान क्या है, वित्त आयोग का गठन कैसे किया जाता है, इसके लिए निर्धारित योग्यताएं क्या क्या हैं, इसके अलावा वर्तमान में कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष है और यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में भी जो भी परीक्षा में आपके वित्त आयोग से संबंधित तथ्य आते हैं उन सारे तथ्यों को यहाँ हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। Recently, the 16th Finance Commission has been constituted by the Government of India with the approval of the President. Dr. Arvind Pangadia, former Vice Chairman of Niti Aayog and Professor of Columbia University, will be its chairman. यहाँ पर बता दिया गया है आपको कि पहली चीज तो इससे पहले 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। यह संख्या के क्रम में 16वां है। कभी कभी आपकी परीक्षा में केवल यही पूछ लिया जाता है कि अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। देखते हैं संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यह बताता है कि आपको संविधान में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग कैसे गठित किया जाएगा, इसके कार्यों से संबंधित चीजों को बताया गया है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल जो है बॉडी है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का मतलब मंत्रिपरिषद, वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद ही करता है। आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन विच इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। क्या बताया गया कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले भी अगर राष्ट्रपति को समाधान या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यहां यह बात राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर किया गया है कि सामान्य रूप से तो प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि 5 वर्ष से पूर्व ही वित्त आयोग के सलाह की आवश्यकता है, वित्त आयोग के एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, तो उसके लिए वह गठन कर सकता है। मतलब 5 साल होना अनिवार्य नहीं है। इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब इस तरह की जब व्यवस्था दे दी गई है कि आप 5 साल पे भी कर सकते हैं, 5 साल के पहले भी कर सकते हैं अगर आपको आवश्यक लगे। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए 16वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया है 15वें वित्त आयोग के टेन्योर की समाप्ति से पहले ही कर लिया गया है। अब आप कमेंट करके यह बताइए कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था और इसका कार्यकाल क्या निर्धारित किया गया था। Article 280 of Constitution provide that the Finance Commission shall be constituted within the 2 year from the commencement of the Constitution and thereafter at the expiration of every 5 year or at such time earlier as the President considered necessarily. In view of this arrangement, the next Finance Commission, which is quasi-judicial and advisory body, is constituted within the 5 year of the date of constitution of the previous finance commission। वही चीजें 5 साल के पहले भी किया जा सकता है। एक चीज जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो पहले भी मैं बता चुका हूं, इसमें एक क्या है, क्वासी जुडिशियल है पहली बात। दूसरी चीज एडवाइजरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा। यह एक एडवाइजरी बॉडी है और क्वासी जुडिशियल है, मतलब है पूरी तरह से जुडिशियल सिस्टम नहीं है, यानी कि जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में यह न्याय करती है, कुछ मामलों में इससे न्याय की उम्मीद की जाती है। ठीक है, जैसे संसद भी कभी कभी अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में भी कार्य करती है। जब उसके सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दा हो, जब उसके सदस्यों पे किसी प्रकार का आरोप लगा हो, अभी हाल में महुआ मोइत्रा के संदर्भ में आपने देखा, वहां पर उससे न्याय की उम्मीद की गई थी। ठीक है, तो यहां पर इस निकाय से भी कुछ मामलों में न्याय की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा आप यहां देखिए सलाहकारी निकाय है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसके जो सलाह होता है इसका, वह यह जरूरी नहीं है कि सरकार के द्वारा माना जाए।
सरकार ने इसका गठन कर दिया, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा गठन किया गया, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इन्होंने जो सलाह दिया उसको माना ही जाएगा। अनुच्छेद 280 भाग 2 में क्या कहा गया है? संसद विधि द्वारा उन अर्हताओं जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। यानी कि इस बात को कि उनकी योग्यता क्या रखी जाए यह पूरी तरह से संसद पर निर्भर करती है। संसद यह तय करेगी कि उनकी योग्यता क्या रखी जाए, उनके कैसे कार्यकाल क्या होंगे, उनके चयन के लिए कैसी कमेटी का गठन किया जाए, क्या कैसी व्यवस्थाएं बनानी है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब यह 5 सदस्यों की एक बॉडी होगी जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे उस अवधि के लिए सेवा करते हैं जो राष्ट्रपति अपने आदेश में निर्दिष्ट करते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कठिन जटिल बनाने के लिए, उसे टफ बनाने के लिए, वो यही चीजें होंगी। क्या वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे? उनकी सेवा शर्तें, उनकी नियुक्ति से संबंधित नियम कौन निर्धारित करता है? तो यहां स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि उनके चयन से संबंधित, उनकी योग्यता संबंधित शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 280 के भाग 2 में ये चीजें क्लियरली बोल दी गई हैं। इसके अलावा अंतिम बात क्या हो रही कि वे रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, उनको दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 280 सब पार्ट 2 स्टेट दैट पार्लियामेंट में बी लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन which shall be requisite for appointment as a members of the commission and the manner in which they shall be selected. The Finance Commission consists of a chairman and 4 other members appointed by the President. They serve for the term specified by the President in his order and are eligible for appointment. यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा वे नियुक्त किए जाते हैं और क्या है कि वे उस अवधि के लिए सेवा करेंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश में निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति का मतलब आप जानते हैं व्यवहारिक रूप से वो क्या होता है, वो मंत्रिपरिषद का ही इच्छा होती है। अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि जो फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन बनेगा उसको क्या है, सार्वजनिक मामले में यानी कि पब्लिक जो है अफेयर्स के मामले में उसको जानकारी होनी चाहिए, पब्लिक लाइफ को उससे जानकारी होना चाहिए। 4 अन्य सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर चुना जाना चाहिए। मतलब जो चेयरपर्सन है उनके लिए पर्टिकुलर कोई भी क्राइटेरिया तय नहीं किया गया, केवल बोला गया सार्वजनिक मामलों की जानकारी होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उस पद पर नियुक्त होने योग्य जो अन्य सदस्य होंगे, तो वे ऐसे होने या तो न्यायाधीश बन सकने की योग्यता रखते हों या तो न्यायाधीश हों और या फिर उस पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हों। एक व्यक्ति जिसके पास सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान हो। कोई ऐसा व्यक्ति भी सदस्य बन सकता है जो अकाउंट डिपार्टमेंट में भारत सरकार के काम कर रखा हो, उसे उस बात का अनुभव हो। या फिर एक ऐसा व्यक्ति भी जिसे वित्तीय मामलों में प्रशासन में व्यापक अनुभव हो या इस क्षेत्र में वो काफी लंबे समय से काम कर रखा हो। एक व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। कोई अगर अर्थशास्त्री है तो वह भी इसका सदस्य बन सकता है। अ जज ऑफ हाई कोर्ट आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड दैट ऑफिस। अ पर्सन हु हैज स्पेशली नॉलेज ऑफ द फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से अगर आपके पास अनुभव है तो आप वित्त आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अब कार्यों के बारे में अगर बात कर लें तो राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए। जो सरकार के द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसका कैसे राज्यों और संघ के बीच बंटवारा किया जाए, इस बात के लिए, इसको सुलझाने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, एसेस करते हैं किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, उसकी जो है इनकम कितनी है, खर्च कितना कर रहा है, उसकी पॉलिसीज कैसी हैं,
ये सारी चीजों को जब आकलन किया जाता है, आकलन के बाद डिसाइड कर दिया जाता है कि टोटल रेवेन्यू का 42% या 40% या 45% राज्यों को मिलना चाहिए। अब इसमें अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हिस्सा आता है, क्योंकि इसके क्राइटेरिया अलग अलग हैं। 15वें वित्त आयोग में कुछ विवाद उठा था। वहां आया था कि साउथ के राज्यों द्वारा विरोध किया जा रहा था कि जो इसमें जनसंख्या वाला पैरामीटर है उसको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमने तो जनसंख्या कम करके, जनसंख्या की वृद्धि को रोक के अच्छा किया, देश का साथ दिया, ठीक है। लेकिन अब इसका नुकसान हमें यह मिल रहा है कि हमें जो ऐड मिलनी चाहिए, जो हमें फाइनेंशियल असिस्ट मिलनी चाहिए सेंट्रल की तरफ से, वो हमारे इसी बिहाफ पे कम किया जा रहा है। यूपी बिहार में धुआंधार जनसंख्या बढ़ रही है, अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ रही है, और उन्हें ज्यादा फंड दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी विवाद का विषय बनता है। निर्णय लेना कि अनुच्छेद 275, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 275, जब इस तरह के आर्टिकल्स आए तो वे परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान सहायता दिया जाना चाहिए या नहीं, यह भी यह आयोग बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों, नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना, यह भी वित्त आयोग के एक महत्वपूर्ण कार्य में से एक है। अंग्रेजी इसका वर्जन देख लेते हैं। द रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाउ टू नेट रिसीट ऑफ टैक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ हाउ टू स्टेट एंड हाउ सच रेवेन्यू शुड बी allocated between the state to decide whether grant assistance should be given to the state out of the corpus fund under article 275 to recommended step necessarily for augmentation of the consolidated fund of the state for the supply of resources to the panchayat and municipalities on the basis of the recommendation made by the state finance commission। तो इस प्रकार से इनके कार्यों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। यहां पर हमारा यह वीडियो समाप्त हो रही है। आशा करता हूं वित्त आयोग से संबंधित सारी क्वेरीज आपकी यहां पे लगभग समाप्त हो चुकी होंगी, और जो भी तथ्य बताए वो आपकी परीक्षाओं में जरूर आने वाले हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।